नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 12 लेक्चर लिए, 13 लेक्चर लिए और इस क्रम में हमने जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया था, जो सिलेबस डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने जीवन की उत्पत्ति, उसमें ब्रांचेस जो भी विज्ञान की होती हैं, शाखाएं और अध्ययन के क्षेत्र जैसे हॉर्टिकल्चर, ओरेलिकल्चर, इसमें क्या क्या आता है, इसके विषय में वर्गीकी अथवा वर्गीकरण जो टैक्सोनॉमी है, किस प्रकार से प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है, मोनेरा प्रोटेस्टा, इस सब में फंजाई में किस प्रकार डिवाइड हुआ था, 5 जगत कहते हैं जो विटेकर ने दिया था, उसको हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। ठीक है, फिर द्विनाम पद्धति के विषय में पढ़ा जो कैरोलस लीनियस महोदय ने दिया हुआ था। ठीक है, इस सब के विषय में हमने जाना, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया, उस पर क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने सेल एंड ऑर्गेनेल्स जो कि कोशिका और उसके अंग हैं, कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, डीएनए, आरएनए, लाइजोसोम, तारक काय, केंद्रिका, केंद्रक, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य है, फिर केंद्रक के अंदर जो होता है केंद्रक द्रव्य, ये सब क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, क्यों किसी चीज़ को आपका पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा घर कहा जाता है। इस प्रकार हमने जो है राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका क्या होती है, कितने तरह की होती है, सबके विषय में एक विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद हमने ऊतक और उससे जो ब्लड होता है यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू जो है, संयोजी ऊतक जो है, उसमें फिर रक्त समूह और फिर लसिका, लिम्फ, उसके बारे में अध्ययन किया। ऊतक के विषय में अध्ययन किया कि कितने तरह के ऊतक होते हैं प्लांट में, यानी कि पादप में अलग तरह के ऊतक पाए जा रहे हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम भी एक तरह का ऊतक है, और फिर बॉडी में भी अलग तरह के ऊतक पाए जा रहे हैं, जिसमें आपका मैंने बताया कि मस्कुलर भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके जो कल हम लोग पढ़ रहे थे तंत्रिका ऊतक भी होते हैं। तो 4 टाइप में उसमें विभाजित किया था, तो उन चारों ऊतकों को पढ़ा। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग पोषण पढ़ेंगे। पोषण क्या है कि प्रत्येक जीवधारी जो भी इस पृथ्वी पर मौजूद है, चाहे फिर वो प्लांट हो या फिर वो कोई एनिमल हो, ठीक है, एनिमल मीन्स पूरा एनिमल किंगडम जिसमें मनुष्य भी आ रहा है, जो 5 भाग में बटा हुआ था, तो उस किंगडम में कोई भी है तो उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। या तो वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है और अपने शरीर को उन पोषक तत्वों से चलाता है, या फिर वो किसी और के थ्रू पोषण प्राप्त कर रहा है और अपने शरीर को जो है रन करा रहा है, अपनी दैनिक जीवन दिनचर्या जो भी उसकी है, उस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, आइए। इसके बाद फिर हम लोग कंकाल तंत्र को देखते हैं। अगर हम लोग स्किप कर पाएंगे तो इसे बाद में पढ़ेंगे। हम लोग श्वसन, पाचन और उत्सर्जन तंत्र पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर विविध में हमने जो पढ़ लिया है उससे संबंधित और अनुवांशिक और जैव प्रौद्योगिकी जिससे संबंधित यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड रहती है और प्रश्न पूछती है, उसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मानव रोग जो वनडे एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, उसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण या न्यूट्रिशन जो है वो क्यों आवश्यक होता है। ठीक, पोषक पदार्थों को प्राप्त करना क्या है, पोषण है। पोषक पदार्थों की मदद से हमारे जो शरीर में 3 चीजें होती है, जैसे शरीर की वृद्धि मतलब ये, ठीक, और हमारे मतलब जो भी लंबाई चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है उसे वृद्धि कहेंगे। ठीक है ना, ठीक, इसको इंग्लिश में ग्रोथ से जानते हैं, ठीक, कि बॉडी ग्रोथ कर रही है, लंबा हो रहा है व्यक्ति। ठीक है ना, नेक्स्ट है विकास। विकास है थोड़ा व्यापक टर्म है। डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म, ये व्यापक टर्म है। इसका मतलब ये भी होता है कि शारीरिक भी विकास हो सकता है और विकास मानसिक स्तर पर भी हो सकता एक्सक्यूज मी, विकास शारीरिक भी हो सकता है और विकास मानसिक स्तर पर भी हो सकता है। उसके साथ तीसरी चीज जो बहुत ही जरूरी है वो होती है अनुरक्षण। चूंकि ये ज़्यादा हिंदी हो जाती है, हमारे दोस्त आप लोग डिमांड तो करते हो कि हिंदी में पढ़ाया जाए, पर क्या अनुरक्षण इतना आसान शब्द है जिसको आप हमेशा रिकॉल कर सकें। अनुरक्षण से इजी एक टर्म है जिसका नाम है मेंटेनेंस। ठीक है, अनुरक्षण से आसान एक शब्द है जिसका नाम है मेंटेनेंस। तो हमारे बॉडी को मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है जो न्यूट्रिशन की मदद से हम लोग पाते हैं। ठीक,
तो हमने तीन चीज़ें बताई कि पोषण जो है, जो पोषक तत्व तो हम ले रहे हैं बाय मीन्स ऑफ फूड, या पौधे ले रहे हैं, ठीक है, खनिज लवण के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। इनसे क्या होता है कि शरीर की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ कर रही है बॉडी, विकास हो रहा है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों। विकास मतलब होता है कि हर तरह से जो है डेवलपमेंट हो रही है, बौद्धिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी, हर स्तर पर। और तीसरा है अनुरक्षण, यानी कि मेंटेनेंस, शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, उसका मेंटेनेंस जो है वो भी किया जा रहा है इन पोषक तत्वों के माध्यम से, ठीक। अब आते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं, ये है क्या। चलिए, ये पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, ये दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड अलग अलग तरीके से करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक करते हैं कार्बनिक, एक करते हैं अकार्बनिक। ठीक, कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक। अब चलते हैं कार्बनिक में क्या आता है। कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक। लिपिड और फैट यानी कि वसा, जो लिपिड के अंतर्गत आएगा। फिर प्रोटीन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं शरीर में टूट फूट को मरम्मत करने के लिए। जैसे आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि सेल के रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये प्रोटीन ही सहायक है। मैंने आपको बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो अमीनो एसिड से होती है, और अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन बनते हैं। फिर होता है विटामिन, विटामिन या विटामिन। तो ये चार चीजें हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर में आती हैं, और ये शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको अगर देखा जाए एक तरीके से, इन तीनों को, तो इनको वृहद पोषक तत्व कह सकते हैं। वृहद पोषक तत्व, ठीक। और ये है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट है, इनमें देखेंगे तो ये है मिनरल, ठीक। कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम और जल, ठीक है ना। ये भी आपके सूक्ष्म में ही आएंगे, ठीक है। अकार्बनिक में आते हैं मिनरल्स, जितने भी मिनरल हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गई, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, सोडियम हो गया, ये सब मिनरल्स में आते हैं। चलिए, फिर पोषक तत्वों को और भी एक हिसाब से डिवाइड किया सकता है, जो दूसरी कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है आपकी, दूसरा विभेद जो किया जा सकता है, ठीक। दूसरा कैटेगरी क्या है? कुछ आवश्यक और अनावश्यक। इस आवश्यक में फिर दो भाग में कर देंगे, दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक, यानी कि मैक्रो और माइक्रो, मतलब बड़े जो होते हैं, छोटे जो होते हैं, ठीक ना। ठीक, मतलब इनकी ज्यादा जरूरत होती है, इनकी कम जरूरत होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसेंशियल, ऐसे जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी ही जरूरी है, उन्हें कहते हैं एसेंशियल या आवश्यक, आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है ना। इनकी जरूरत जो है हमारे शरीर को बिल्कुल बहुत ज्यादा है, तो इसने कहेंगे आवश्यक पोषक तत्व। जैसे इनमें आएंगे मैक्रो, यानी कि जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत है, जैसे फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ठीक। और इन्हीं में आएंगे लघु मात्रिक, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम इत्यादि, ठीक। और एक होते हैं अनावश्यक। अनावश्यक क्या होते हैं? जिनकी बॉडी को बहुत जरूरत नहीं होती, बाहर से बॉडी अपने भर का जो है प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है ना। अगर बाहर से ज्यादा मात्रा मिल जाए तो रोग का कारण बन सकते हैं, जैसे कोबाल्ट, सिलिकॉन, प्लम्बम, ठीक है ना, यानी कि लेड। प्लम्बम उसका रासायनिक नाम है, इसको लेड बोलते हैं, पीबी मतलब लेड या प्लम्बम, ठीक है। ये दो तरह के हो गए। पहला मैंने आपको बताया कि यहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैंने डिवीजन किया पोषक तत्वों का,
ठीक। और दोबारा मैंने पोषक तत्वों को सेकंड कैटेगरी जो मैंने बनाई उसमें आवश्यक पोषक तत्व और अनावश्यक पोषक तत्व। आवश्यक में तुम्हारे दीर्घ मात्रिक जिनकी बहुत जरूरत होती है दोस्तों शरीर को, और जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। फिर आते हैं, ये जो पोषण है वो ऐसा तो है नहीं कि केवल जंतुओं में होगा, वो सब में होगा, प्लांट्स में भी होगा। तो उसमें आता है पादप में पोषण, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग पादप में पोषण कवर करते हैं। आइए देखते हैं। जो पादप में पोषण है वो 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहला होता है स्वपोषण, यानी कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वपोषी कहला रहे हैं, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। इंग्लिश अगर देखें तो इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद अपना भोजन बना रहे हैं। विषम पोषण, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और से प्राप्त करते हैं, जिसमें एक मनुष्य भी आता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो इस प्रकार के जीवधारी को कहते हैं विषम पोषी या परपोषी, दूसरे पर आधारित है अपने पोषण के लिए, या जो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं ये उनके बेसिस पे कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक या विषम पोषण, इनके अंदर जो पोषक तत्व की जरूरत है। और तीसरा होता है विशिष्ट पोषण या स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की जिनको जरूरत होती है, ठीक है ना। तो हमने ये 3 भागों में इनको डिवाइड कर दिया। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वाले, विषम पोषण यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उनको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। 3 तरह के पोषण हो गए पादप में। ये पादप का मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब स्वपोषण में आएंगे तो स्वपोषण में क्या होता है कि जो जीवधारी हैं वो इनऑर्गेनिक यौगिक यानी कि अकार्बनिक जल व प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरूरत इनको क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करना जाने। क्या करना जाने? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना जाने। पहली जरूरत इनकी ये है कि इनको प्रकाश संश्लेषण करने आना चाहिए, ठीक। उसके अलावा ये एक काम और करते हैं, रासायनिक संश्लेषण। जैसे मान लीजिए कि अगर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि कुछ जीवाणुओं को जो है खा करके, ठीक है ना, जैविक ऑक्सीकरण करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है ना, जिससे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। समझ में आया? जैसे कुछ ऐसे जीवाणु हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो भोज्य पदार्थों के लिए, ठीक है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे, जो अकार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसी को खा लेंगे, सिंथेसाइज कर लेंगे और फिर रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न कर लेंगे। जैसे इसमें 2 एग्जाम्पल है। पहला है नाइट्रोमोनस और दूसरा है नाइट्रोकोकस, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को बोलेंगे आपका कीमोसिंथेसिस या रासायनिक संश्लेषण, ठीक। और मैंने जो पहला बताया फोटोसिंथेसिस, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तीसरा आता है विषम पोषण, मतलब ये तो था आपके स्वपोषण के 2 कैटेगरीज। दूसरा विषम पोषण में आते हैं परजीवी पादप। परजीवी पादप मतलब पैरासिटिक प्लांट्स है, ठीक, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, यानी कि परजीवी हैं। जैसे परजीवी पादप का एग्जाम्पल देखिए, अमरबेल हो गया जो स्तंभ परजीवी है, यानी कि इसका जो स्तंभ है, यानी कि जो इसका ऐसे समझ लीजिए कि जो इसका तना है, स्तंभ मतलब अभी आप ताने से समझिए, ठीक है ना, जो इसका तना है उसमें कुछ ऐसे चूषक यानी कि सकर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपना भोजन जो है दूसरे पौधों की कोशिकाओं में, या सॉरी दूसरे किसी भी, ठीक ना, शरीर की किस कोशिकाओं में पहुंच करके उसमें से भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लेंगे, ठीक। तो इनको हम लोग कहते हैं आपका स्तंभ परजीवी, ठीक। इसमें क्या है स्तंभ परजीवी में? एग्जाम्पल है आपका अमरबेल, ठीक है ना, स्टेम पैरासिटिक, स्तंभ परजीवी। ये इनके तने इतने ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं कि ये दूसरे दूसरे जीवधारियों के अंदर जा करके और उनके पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। जैसे अमरबेल एक एग्जाम्पल है जो स्तंभ परजीवी का है, ठीक। अगर आंशिक स्तंभ परजीवी का देखें तो लोरेंथस और विस्कम 2 पौधे हैं। रुकिए, जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हें ही मैं पीला करूंगा, ठीक है। लोरेंथस एक पौधा है जो आंशिक स्तंभ परजीवी में आता है,
ठीक है। ये भी, इसके भी जो तने होते हैं वो इस तरह से डेवलप होते हैं कि दूसरे जीवधारियों के अंदर जा करके जो भी उसके छोटे जीवधारी आसपास में पाए जाते होंगे उनके पोषक तत्वों को ये सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इनमें क्या पाया जाता है, चूषक पाया जाता है, चूषक, जिनको मैंने सकर्स बोला, ठीक है। अगला आता है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया मैंने बताया भी था कि रेफ्लेशिया जो सबसे बड़ा फूल होता है, ठीक। ये क्या होते हैं, मूल परजीवी, यानी कि इनके जो जड़ हैं वो इस तरह से डिजाइन होती हैं कि आसपास जो भी ऐसे जीवधारी पाए जा रहे हैं जिनमें कुछ पोषक तत्व इनको दिखाई दे रहा है तो उनके शरीर में एंट्री लेकर के उनके पोषक तत्वों को जो है सक कर ले रही है। और दूसरा है बलेनोफोरा, हिंदी में बोलते हैं इंदुगी, बट इंग्लिश में हमेशा जब भी पूछेगा एग्जाम में आपको बेलेनोफोरा करके पूछेगा, ठीक है। तो रेफ्लेशिया जो सबसे बड़ा फूल है वो भी इसी तरह करता है, और इंदुगी या बेलेनोफोरा जो वो भी जो है मूल परजीवी है, यानी कि उसका जो जड़ है वो परजीवी की तरह कार्य करता है। और आंशिक परजीवी में चंदन होता है हम लोग का, जो लोरेंसन सिंथालम जिसका आपका साइंटिफिक नेम है। चंदन भी जो है मूल परजीवी होता है लेकिन आंशिक मूल परजीवी होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने परजीवी पादप पढ़ लिया। अगला है विशिष्ट पोषण, नहीं मृतोपजीवी, अगला है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी मतलब मरी हुई चीजों को खाकर जो जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मृतोपजीवी पोषण एक तरह से कैसे होता है, ये सड़े गले जैविक पदार्थों से भोजन अपना प्राप्त करते हैं। जैसे आपका दही बना रहा है, ठीक, तो दही क्या है कि एक तरह से दूध है, दूध एक विशेष अवस्था में पहुंच गया लैक्टोबैसिलस की मदद से, और ये जो जीवाणु है वो सड़ी गली चीज़ों पर जो है अपना गेम करके उसको दही के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि वो बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, बट वो सड़ाया गलाया उसको, ठीक है। उसी प्रकार से विनेगर है, यानी कि सिरका है, शायद हमारे पूर्वांचल के बच्चे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे कि उसमें आम भी डाल देते हैं, मिर्चा डाल देते हैं और अन्य भी पदार्थ डाल देते हैं सिरका में। सिरका एक तरह का क्या है, सिरका एक तरह का एसिटिक एसिड है, इस तरह से समझिए, ठीक है। और ये माताएं बनाती हैं, तो सिरका जो होता है गन्ने के जूस को रख दिया जाता है और फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसको छान करके बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें भी जो प्रोसेस है वो क्या है कि सड़े गले जीव पदार्थों से वो खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, बट जो छोड़ गए वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिरका या विनेगर बन गया। इस प्रकार के जो होते हैं वो पोलीपोरस होते हैं, मशरूम हो गया, म्यूकस राइजोपस हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है, मृतोपजीवी एक तरह से है, जो मरी हुई चीज़ों को खा पी करके। जैसे मशरूम क्या है, कुछ नहीं है, मशरूम एक तरह का कवक है जो पैदा होता है, हालांकि हम लोग उसको खा लेते हैं और वो प्रोटीन युक्त है, अच्छा है, बट पैदा कैसे होता है, वो तो मरी हुई चीज़ों पर ही पैदा होता है। जैसे एक विशेष प्रकार का फर्म लगाएंगे, जब मशरूम लोग पैदा करते हैं तो एक विशेष प्रकार का भूसा इत्यादि लेकर के आएंगे, उस पर कुछ गोबर की खाद या जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड होंगी वो चीज़ें छिड़केंगे, और छिड़काव करने के बाद मशरूम के अगर बीज आते होंगे तो बीज या जो भी प्रोसेस होती है वो चीज़ डालते हैं, तो धीरे धीरे नमी पा करके ये अपना कवक वहाँ पर पनपता है, और फिर उसको निकाल करके जो भी प्रोसेस है हम लोग आगे की करते हैं। तो पैदा तो ये होते हैं मरी हुई चीज़ों पर ही, ठीक है ना। म्यूकस राइजोपस हो गया, यीस्ट हो गया, याद कर लीजिए, पोलीपोरस, एक दो बार लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक नाम है मोनीट्रोपा यूनिफ्लोरा। मोनीट्रोपा यूनिफ्लोरा जो है वो सहजीवी मृतोपजीवी है, मतलब सहजीवी भी है और उसके साथ साथ मृतोपजीवी है। सहजीवी मतलब दो लोग मिल करके जी रहे हैं तो उसको सहजीवी कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको लाइकेन का एग्जांपल दिया था कि उसमें शैवाल भी है और कवक भी है, ठीक है, तो दोनों मिल करके जी रहे हैं। जैसे कवक जो है उसको शेल्टर देगा या अन्य खनिज लवण देगा, बट भोजन तो बना नहीं पाएगा। कवक सफ़ेद होता है, जैसे मशरूम सफ़ेद है तो हरित लवक है नहीं उसके अंदर, तो भोजन नहीं बना पाता है। तो भोजन शैवाल देता है और कवक जो है उसको शेल्टर देता है और अन्य कार्बनिक पदार्थ ऐसे जो उसके लिए जरूरी हैं वो देता है। इसी प्रकार है मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, एक तरह का ये सहजीवी भी है और साथ में मृतोपजीवी भी है। चलिए, जिन हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ ज़्यादा फास्ट है, तो आपको बता दूं कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जैसा मैंने आपसे लगभग 40 क्लासेस कही थी, तो हम लोग 13-14 क्लास के आसपास ले चुके हैं। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे कंटेंट, या तो मैं कंटेंट छोड़ दूं, स्किप कर दूं, ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं उतने कंटेंट पढ़ाना चाह रहा हूं जो आपके यूपीपीएससी ही नहीं, एमपीपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए या कोई और पीएससी दीजिए, यूकेपीएससी दीजिए, जो आपके बस का है। अब आप आंध्र प्रदेश पीएससी तो नहीं दे पाओगे, ठीक है, तो इसके सिलेबस के बाहर ना आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और फिर यूपीएससी का तो पूछिए ही मत, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो यूपीएससी हालांकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पूछती है, बट जो मैं प्रौद्योगिकी के कुछ टॉपिक्स बना रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग देख रहे होंगे। जैसे मैंने पहली बार
एक टॉपिक बनाया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैंने कल फिर बनाया एक जिसमें एमटीआर टेक्नोलॉजी बनाया, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, जो जीन रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो एमटीआर टेक्नोलॉजी थी, माइटोकॉन्ड्रियल जीन रिप्लेसमेंट करके एक थी। तो चलिए आगे चलते हैं, उसमें इंटरेस्ट रहती है यूपीएससी ज़्यादा। चलिए अगला आ रहा है विशिष्ट पोषण। ये जो हमने तीसरा टॉपिक था, ये जो विशिष्ट पोषण है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे विशिष्ट पोषण को देखना शुरू करते हैं। विशिष्ट पोषण या स्पेसिफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें दो तरह के आएंगे। एक आएगा सहजीवी सिम्बियोट, ठीक, एक आएगा कीटभक्षी, कि एक तो किसी और के साथ जीवन यापन कर रहा है और अपना काम चला रहा है, और दूसरे हैं कि कीट को खा करके अपना काम चला रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे है कि सहजीवी में आता है, पहला है सहजीविता और दूसरा है इसमें एग्जाम्पल है एक लाइकेन का, ठीक है ना। सहजीविता, जैसे इनका जो एक विशिष्ट पोषण का जो लक्षण है वो क्या है, सहजीविता, और दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल है वो आपका आएगा लाइकेन। तो चलिए लाइकेन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। लाइकेन जो होता है वो कवक, मैंने अभी बताया, फंजाई या फंजाई, ठीक, और शैवाल यानी कि एल्गी का मिला जुला रूप है। कवक क्या देता है, कवक इसको देता है आवास, जल और पोषक तत्व, ठीक। और शैवाल क्या करता है, शैवाल करता है प्रकाश संश्लेषण। तो लाइकेन का काम चल जाता है। तो ये पहला तरीका है सहजीवी पोषण का, ठीक है ना, कि दो लोग साथ में रह रहे हैं और एक विशेष प्रकार का इनका पोषण हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा है कीटभक्षी। कीटभक्षी जो होता है इंसेक्टोवोरस। इंसेक्टोवोरस में क्या होता है कि जैसे वोरस मतलब होता है भक्षण करना, ठीक, जैसे ओमनीवोर कुछ भी खा जाएगा, ठीक ना, हर्बीवोर केवल साग सब्जियां खाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो भी होता है अलग अलग तरीके से, वोर्स मतलब होता है भक्षण करना और इंसेक्ट मतलब कीट। पैदा कहाँ होते हैं, पैदा वहाँ होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, कोई ऐसा क्षेत्र जो दलदली है, मार्श है, जो मैंने बताया था, और नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, उसकी भूमि में, तो वहाँ ये पौधे पैदा हो गए। या दलदली जगह पर नहीं भी पैदा हो रहा है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर पैदा हो रहा है जहाँ पर आपकी नाइट्रोजन की कमी है, बस इतना जान जाइए, ठीक है। वो जगह आपसे नहीं पूछेगा, आप अभी बायोलॉजी में ज्योग्राफी नई एंट्री ली है, ठीक है। तो आपकी जहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है वहाँ पर ये प्लांट्स पैदा होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है जैसे ड्रोसेरा का एक प्लांट होता है, नेपेंथीस होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, ठीक। कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, तो एक मोटा जान जाइए कि जम्मू कश्मीर, नैनीताल, दार्जिलिंग, इस सब क्षेत्रों में इनकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई नाइट्रोजन रिच इंसेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, और ये जहाँ पर पैदा है भाई साहब, इनकी जड़ें जो है नाइट्रोजन पा नहीं रही हैं, तो इनकी जो पत्तियां हैं, ये क्या है, पत्ती, लीफ या लीव्स, अगर ज़्यादा पत्तियां मुड़ रही हैं मतलब बन रही हैं, और ठीक, लीफ समझिए एक पत्ती है जो इसकी इस तरह से कन्वर्ट हो गई है, एक चेम्बर जैसा दिख रहा होगा, इसमें कम्बोर्ड के टाइप का ये ऊपर दिख रहा है और ये जो है आपका नीचे दिख रहा है। इसके अंदर जो है, दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूं आपको, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव रहेगा, ठीक। अब जैसे ही ये मक्खी महोदय या जो भी कीटाणु है इसके अंदर पहुंचेगा, इनका ढक्कन यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक, और ढक्कन बंद होते ही ये महाशय इसके अंदर पहुंच जाएंगे अपने पंख वंख के साथ, ठीक है ना, पहुंच गए। और ये जो मैंने बताया ये द्रव है, ये क्या करेगा, ये इनका पाचन कर देगा, क्योंकि ये पाचक रस है, ठीक। और पाचन करने के बाद इनकी नाइट्रोजन की जरूरत थी तो महोदय को गला दिया जाएगा और इसके नाइट्रोजन का अवशोषण कर दिया जाएगा और प्लांट को N2 मिल जाएगा। बस यही तो टारगेट है इनका, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका विशिष्ट पोषण, जिसमें नाइट्रोजन खाते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, जिसमें से कुछ का नाम है ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप, कई सारे आते हैं, तो उसमें से कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाम जरूरी है तो नाम आप जरूर याद रखिएगा, जैसे मेनली नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है,
वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब याद रखिएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, अगला आता है फोटोसिंथेसिस, जो हमने पहले पढ़ा था, ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं उनमें ये सुपोषण जो करते हैं, ठीक है ना, स्वपोषण करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उनमें आता है फोटोसिंथेसिस होगा, तभी तो भोजन बनेगा। चलिए थोड़ा फोटोसिंथेसिस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मैं बताऊंगा अभी कैसे होती है रेडॉक्स रिएक्शन। अपचन और ऑक्सीकरण दोनों होता है। चलिए उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि रेडॉक्स रिएक्शन है। पहले ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु कहाँ से मिलेंगे? पत्ती के वात रंध्र यानी कि स्टोमेटा से। अब पत्ती भी बनानी पड़ेगी, वेट ए सेकेंड मित्रों, मैं आपके लिए बनाऊंगा पत्ती, ठीक है ना। ये पत्ती है, बट इसके बैक साइड को अगर देखा जाए, जैसे जैसे नसें दिखती रहती हैं पत्ती की, तो इस पत्ती पर जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे रंध्र होते हैं, छेद, ठीक है ना। रंध्र यानी कि बहुत सारे छेद होते हैं अपोजिट साइड में, पिछली साइड में। ये तो पत्ती का फ्रंट साइड है, ठीक। तो ये जो छेद होते हैं यही होता है स्टोमेटा, ठीक है ना। स्टोमेटा से क्या होता है कि पत्तियां सांस लेती हैं, तो CO2 जो है वो वात रंध्र के माध्यम से पत्ती के पास पहुंच रहा है, ठीक। और जो H2O है यानी कि जो जल है वो कहाँ से मिल रहा है? मिट्टी से। किसके माध्यम से? रूट में जो जाइलम महोदय हैं वो जल लेकर के आ रहे हैं, ठीक। जाइलम जो है जल लेकर के आ रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने फोटो बनाया है, सूरज देवता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, और उसके साथ साथ मैंने पत्ती के अंदर ये स्ट्रोमा बना दिया है यानी कि क्लोरोप्लास्ट बना दिया है कि भाई यहाँ से हरित लवक मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, ठीक। तो ये निर्माण क्या क्या करता है? पहला निर्माण करता है ग्लूकोज का, CHO 6/6 यानी कि C6H12 और O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है, और उसके साथ में बाई प्रोडक्ट निकालता है, एक सह उत्पाद निकालता है जो है ऑक्सीजन। इनके लिए तो ये बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग के लिए लाइफ लाइन है, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ होता है? तो पौधों में मैंने बताया स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में यानी कि मानव की बॉडी में या एनिमल्स में कहाँ संचित होता है? तो मैंने भाई आपको बताया ग्लूकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में संचित रहता है। अब देखिए फोटो बना दिया हूँ मैं, फोटो से समझ लेते हैं कि यह सूर्य, ठीक है, इनका सूरज का प्रकाश आया इसके पास, तो सूर्य का प्रकाश, CO2 और H2O ये तीनों मिलते हैं, ग्रीन प्लांट है तो क्लोरोफिल है इसके पास, ठीक, क्लोरोफिल है, तो ये इसकी मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकालेगा। ऑक्सीजन जो है हम लोग सांस लेंगे, ठीक है ना, और जीवित रहेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब आते हैं कि क्लोरोफिल कर क्या रहा है। क्लोरोफिल जो है एक तत्व है, पहले समझ लेते हैं कहाँ पाया जाता है। ये सब आपको पता है, मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, फिर भी समझ लीजिए। क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, 3 तरह के होते हैं, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जड़ों में पाया जाता है या ऐसे तने में पाया जाता है, भूमिगत तने में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता और किसी प्रकार के प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। क्रोमोप्लास्ट होता है रंगीन बिरंगीन करता है, उसमें भी कैरोटीन आता है, ज़ेंथोफिल आता है, मैंने बहुत बताया हुआ है, डिस्कशन किया है, एक बार आप जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? जो शर्करा होती है यानी कि जो ग्लूकोज है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है या क्षमता देता है। क्लोरोफिल क्या करता है, इसका जो काम है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से, जब सनलाइट प्रेजेंट है तब ये जो भी बॉडी में शर्करा है यानी कि प्लांट्स की जो बॉडी में शर्करा है, ग्लूकोज है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है, ठीक। अब होता क्या है, क्लोरोफिल में 4 पाइरोल रिंग का बना होता है जिसमें पोरफायरिन होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, ये याद रखना जरूरी है।
ठीक, मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर पत्तियों को जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा, तो मैग्नीशियम शेष बचता है। अब क्लोरोफिल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक, तो क्लोरोफिल ए का जो है रासायनिक सूत्र ये है, आप चाहिए तो याद करिए, मत चाहिए तो लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये मिल गया तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये दे देता हूँ। ठीक, तो C55H72 MgN4O5 और दूसरा है क्लोरोफिल बी का C55H70। ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 अणु कनेक्ट है। ठीक, फिर एक चीज़ और जानिए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, वो आपकी दृश्य प्रकाश में होती है, यानी कि विजिबल, वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, दृश्य प्रकाश में होती है। दृश्य प्रकाश में फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन मैंने नीचे लिख रखा है, परेशान ना होइए। ठीक है, ये जो है ये 400 से 780 नैनोमीटर के रेंज में होती है। बेसिकली होती तो 380 से 760 में है, परंतु जो वास्तविकता में हो रही है वो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर बैंड के बीच में हो रही है। इसे आप नैनोमीटर में ही पढ़िए, क्योंकि हर जगह अलग अलग यूनिट में दिया रहता है। बट जो बेस्ट सुटेबल है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन रेंज जो है वो 400 से 700 के रेंज के बीच में होती है। ठीक है, ये वही रेंज है जिसमें हम लोग को दिखाई देती है, कोई भी चीज़ें दिखाई देती है। चलिए एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि लाल लाइट में, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, यानी कि लाल रंग का प्रकाश है तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सर्वाधिक होगी। यानी कि ऐसे अगर प्रश्न पूछ ले कि एक पत्ती पर लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है और एक पत्ती पर हरे रंग का प्रकाश पड़ रहा है, तो किसमें प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होगा, तो बहुत सारे लोग जिनको ये जानकारी नहीं होगी वो हरे रंग के प्रकाश को टिक करके आएंगे। बट लाल रंग की प्रकाश में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है और हरे रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस मिनिमम होती है। एक बार और देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देख लेते हैं क्या है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक है कॉस्मिक रे, सबसे पहले समझ लिए विबग्योर, ये 7 रंग है। ठीक है ना, बैनी, आह, पीनाला ऐसे हिंदी में कहते हैं, और विबग्योर इंग्लिश में कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि जो पहले शॉर्ट वेवलेंथ देखते हैं लेफ्ट साइड में आपके, लॉन्ग वेवलेंथ जो है राइट साइड में है। तो लॉन्ग वेवलेंथ में आता है इंफ्रारेड या माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स है। ठीक है, माइक्रोवेव्स है, और ये रेडियो वेव्स है इसके बाद ये। ठीक, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव्स है, और ये रेडियो वेव्स हैं। इनकी वेवलेंथ जो है बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। ठीक है ना, अब मैं अभी फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आप ये समझ जाएंगे। फिर उसके बाद कॉस्मिक रेज है, ये सबसे शॉर्टेस्ट वेव लेंथ मान लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है उसमें। उसके बाद आती हैं गामा रेज, गामा को कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आती हैं एक्स रे, फिर आती है अल्ट्रावायलेट की ए, बी और सी किरणें, जिसमें हम लोग के पास केवल एक किरण ही पहुंच पाती है। ठीक है ना, ए जो रेडिएशन है वही केवल पहुंचता है, बी और सी को हमारा जो ओजोन लेयर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर आती है दृश्य प्रकाश रेंज, जो कि 390 से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होती है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब 2 तरह की क्रिया होती है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। तो चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। ये टॉपिक देख लेते हैं, प्रकाशिक क्रिया और अप्रकाशिक क्रिया, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन और डार्क केमिकल रिएक्शन। जो प्रकाशिक क्रिया है वो कहाँ होगी, वो दिन में होती है। सबसे पहले समझते हैं ये दिन में होती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की, इसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। तो इसमें H2O जो है वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक, और क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन के अलावा ATP मुक्त होती है, जिसको ऊर्जा का सिक्का या एनर्जी क्वाइन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें NADPH मुक्त होता है। बस इसे समझ लीजिए, NADPH मुक्त होता है किसमें, प्रकाशिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, बहुत डेप्थ में मत जाइए, बस इतना जानिए, जितना बता दिए वो इनफ डेप्थ है। फिर अप्रकाशिक रिएक्शन या डार्क केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें CO2 आपका टूटता है
और CHO 612 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये जो है अप्रकाशिक क्रिया है यानी कि डार्क रिएक्शन है, ये रात में हो सकती है, ठीक है। चूंकि ये, फिर एक चीज जानते हैं, ये ग्रेनम में संपन्न होती है हरित लवक के, ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है, ठीक है। दोनों चीजें देख लीजिएगा, मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट वाला पढ़ा रहा था कोशिका के तत्वों में या उसके अंग में, तो उसमें बताया कि ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या है, ठीक है। तो ये ग्रेनम में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और ये स्ट्रोमा में होती है, ठीक। फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, और ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ये धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। ये कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है, परंतु ये क्या है? तीव्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तीव्र प्रक्रिया है, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको आप याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले इसमें जो है आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक, जबकि इसमें ऑक्सीजन, ATP और NADPH बनता है। ये धीमी प्रक्रिया है, ये तेज प्रक्रिया है। स्ट्रोमा में संपन्न होती है और ये ग्रेनम में संपन्न होती है। ये रिडक्शन है और ये जबकि ऑक्सीडेशन है, ठीक। इसीलिए इन दोनों को मिला करके रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है, जो मैंने शुरू में आपको समझाया था, ठीक है ना। NADPH जो है वो 3 ATP अणुओं के बराबर ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक। तो यानी कि एक ATP जो है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकालती है। एक ATP 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त करती है। बहुत खराब कलर है। एक ATP जो है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकालती है। इसी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, मैंने बताया। एक अंतर और पढ़ लीजिए, चूंकि इसको रॉबर्ट हिल ने खोजा था, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है यानी कि जो दिन में प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसको रॉबर्ट हिल महोदय ने खोजा था। तो द साइंटिस्ट नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट हिल, तो इसको कहते हैं हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन, ठीक। और वही इसको जो है ब्लैकमैन महोदय ने खोजा था, तो इसे कहते हैं ब्लैकमैन अभिक्रिया। जगह डार्क में होती भी है तो ब्लैक आदमी खोजा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी दूर दराज में बैठा हुआ कोई ऐसा फ्रेंड है जो SSC तक की इवन तैयारी कर रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि वो UPSC की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल उनके साथ शेयर करिए। यही नहीं, अगर आपके कुछ ऐसे मित्र हैं या आपके घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप ये लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि UPSC के पास कोई बार नहीं है। UPSC की तैयारी करने वाले और PCS की तैयारी करने वाले, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो इस लेक्चर को बिल्कुल देख सकते हैं। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु जो वन लाइनर टाइप की तैयारी करते हैं, जो हमारे SSC के या फिर रेलवेज़ के हमारे फ्रेंड हैं, जो कि वन लाइनर पढ़ते हैं और फिर उन्हें भूल जाता है, तो वो अगर कोई चीज़ एक बार डिस्क्राइब्ड वे में देख लेंगे तो उन्हें भी चीज़ें याद रहेंगी और दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ऐसे भी हमारे मित्रों को आप बिल्कुल लेक्चर शेयर करते रहिए। उसके अलावा जिसे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, जो घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं और बाकी सीरियल और इस सब में दिमाग लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी अपना मेरा लेक्चर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक सामान्य मनुष्य, सामान्य ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकता है, ठीक है, और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग से जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे लेक्चर अच्छे जा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत बचा कर रहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख पार कर चुका है, ठीक है, इंडिया में। तो अपने जितने भी आपके पेरेंट्स हैं जो बड़े हैं, डियर वंस, उनको बहुत ही ख्याल रखिए उनका, ठीक है, और अपना बेस्ट दीजिए जिससे इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।